दोस्तों, अक्सर औकात हमारी जिंदगी के जो गहरे और बड़े सवालात होते हैं ना, वो खामोशी के लम्हात में आते हैं। सूरज को गुरूब होते देखते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, या फिर रात के सन्नाटे में शायद आप कभी अपने आप से पूछ बैठे कि मेरे ख्यालात, मेरी सोच, मेरी थॉट, मेरे एहसासात की असल हकीकत क्या है। मेरा जो शऊर है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी हद क्या है, उसकी लिमिट कहाँ ख़त्म होती है, और आखिर ये दुनिया कहाँ से शुरू हुई। हजारों सालों से इंसान इन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रहा है, कभी मजहब के जरिए, कभी फलसफे के जरिए और कभी साइंस के जरिए। हम लोग चूंकि फलसफे के शैदाई हैं, लिहाजा आज फिलॉसफी के जरिए हम लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन सब सवालों में जो शायद सबसे बड़ा सवाल है ना, वो ये है कि मैं कौन हूं? हु एम आई? ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का जो पुराना और कदीम सवाल है कि मैं कौन हूं, वो दरअसल भारत के जंगलों में पैदा हुआ, तो क्या आप इन रास्तों पर चलना चाहेंगे जहां इस सवाल ने जन्म लिया? आज पूरी दुनिया ग्रीक फिलॉसफी को फिलॉसफी का आगाज मानती है, लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। इंडियन फिलॉसफी ने इंसानी शऊर यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो नक्शा खींचा है, वो आज भी बहुत मीनिंगफुल है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, उसमें इंडियन फिलॉसफी के जरिए हम लोग इस कायनात और अपने वजूद की हकीकत जानने की कोशिश करें। तो आए अपने सफर का आगाज करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो ये कि जो वेस्टर्न सोच है, जो वेस्टर्न फलसफा है ना, वो मजहब और फिलोसॉफिकल रीजनिंग को अलग अलग करके देखता है। यानी कि अगर आपने हिकमत हासिल करनी है तो आपको उसको मजहब से अलहदा करना पड़ेगा, जबकि इंडियन फिलॉसफी में ये फर्क मौजूद नहीं है। यहाँ हिकमत की तलाश और रूहानी निजात का रास्ता एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सफर के दो पहलू हैं। लेकिन इस बात से मेरा मतलब क्या है? देखिए, इंडियन फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं, और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है। इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि यह हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। यह एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। हिंदुस्तानी फलसफा खास तौर पर अद्वैत वेदांत और आदि शंकरा जैसे स्कॉलर्स विजडम और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को यकजा मानते हैं, यानी कि एक मानते हैं। इनके नज़दीक फिक्र यानी कि इंसानी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस सिर्फ एक ज़हनी मश्क नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो इंसान को जन्म और मरने के चक्र से निजात दिला सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हिंदुइज्म में कहा जाता है समसारा। अब यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो पूरे इंडियन फिलोसॉफिकल लैंडस्केप को शेप करते हैं, जिसमें पहला है कर्मा और दूसरा समसारा। कार्मा या कर्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बल्कि वेरी सिंपली इसका मतलब यह है कि किस तरह हमारे अमाल, हमारे एक्शंस दरअसल हमारे लिए रिजल्ट्स यानी कि नताइज पैदा करते हैं। इब्तदाई तौर पर यह जो कार्मा का अमल था ना, ये सिर्फ वैदिक रसूमात के गिर्द घूमता था, जो ब्राह्मण अंजाम देते थे ताकि कायनात का तवाजुन बरकरार रहे। क्योंकि उनका ये बिलीफ था, उनका ये ईमान था कि जब तक ब्राह्मण इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते रहेंगे, ये कायनात अपने बैलेंस में मौजूद रहेगी। लेकिन 5th सेंचुरी BC के बाद ये तस्वुर बदलना शुरू हुआ। अब हर अमल, हर नियत, हर जज्बा, तो चाहे वो इस जिंदगी में हो या पिछली जिंदगी में, उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर होगा। इस कॉन्सेप्ट को गौतम बुद्धा ने एक इनकलाबी शक्ल दी। उनके मुताबिक सिर्फ अमल नहीं, बल्कि नीयत ही कर्मा का असल मरकज है। यानी कि आपकी नीयत डिटरमिन करती है कि आपके साथ लाइफ में क्या होगा। लेकिन यहां पर इंडियन फिलॉसफी में एक ऐसी रेवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब आया जिसने हमेशा के लिए इस खित्ते के विजडम को, यहाँ के इंटेलेक्ट को बदल कर रख दिया। जहां ब्राह्मणों ने रिचुअल्स यानी रसूमात का निजाम बनाया, वहीं कुछ ब्राह्मणों ने अपने अंदर झांकना शुरू किया, और जब उन्होंने अपनी रूह अपने वजूद के अंदर देखा, तो उससे एक ऐसा टेक्स्ट प्रोड्यूस किया विच हैज ब्रेथ टेकिंग विजडम। इस टेक्स्ट को कहा जाता है उपनिषद्स, जो आज भी हिंदुस्तानी फलसफे का मरकज है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उपनिषद ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया
उसने हमें ये बताया कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो ट्रू सेल्फ है, वो दरअसल इस ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से मिलती है। अगर आप इस कायनात को समझ गए तो आप अपनी आत्मा को समझ जाएंगे, और अगर आप अपनी आत्मा को समझ गए तो आपको इस संसारा से बिल आखिर छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये तो इंडियन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का सिर्फ आगाज था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, लोगों ने मजीद सवाल पूछना शुरू किए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इस कायनात के पीछे पर्पस क्या है, ह्यूमन सफरिंग की आखिर क्या हकीकत है। और इन सवालों का जवाब एक ऐसे प्रिंस ने दिया हु शूक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन थॉट। इस प्रिंस को हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। 485 कबल मसीह यानी कि 485 बीसी में नेपाल के एक छोटे से राजघराने में एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम था सिद्धार्था गौतमा। नेपाल दरअसल उस वक्त हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ऐशो आराम में परवरिश पाने के बावजूद उसने जिंदगी के बुनियादी सवालात से फरार ना हासिल की। उन्होंने अपने आप से सवाल पूछने शुरू किए कि आखिर इंसान को बुढ़ापा क्यों आता है, इंसान को दुख क्यों होता है, और क्या इस दुख से निजात मिल सकती है। इस तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, महल, हत्ता के बीवी और बच्चे। इसी शख्स को आज पूरी दुनिया बुद्धा के नाम से जानती है, यानी कि द एनलाइटेंड वन। बुद्धा की टीचिंग्स की जो सबसे बेस्ट बात थी ना, वो थी बैलेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेल्फ डिनायल। उन्होंने लोगों को एक मिडिल वे सिखाया जिसके जरिए आप सोसाइटी को बैलेंस तरीके से चला सकते हैं। यही वजह है कि बुद्धिज्म को बहुत ही प्रैक्टिकल रिलीजन कहा जाता है। इनफैक्ट अक्सर लोग तो उसे रिलीजन कंसिडर ही नहीं करते, वो तो कहते हैं ये जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन फलसफा है। बुद्धा की टीचिंग्स की जो सबसे इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी बात थी ना, वो ये कि उन्होंने मुआशरे में सोशल स्टैंडिंग को खत्म कर दिया। कोई भी शख्स एनलाइटनमेंट हासिल कर सकता है, तो चाहे सोसाइटी में उसका कोई भी मकाम हो। बुद्धा की टीचिंग्स नॉर्दर्न इंडिया में इस तेजी से फैली कि ब्राह्मण पादरी भी उनकी बातों को इग्नोर ना कर सके। और बुद्धिज्म के इस फैलाव के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए उन्होंने नॉलेज के नए तरीके ढूंढे। गौतम बुद्ध के जो इनकलाबी ख्यालात थे ना, उन्होंने ब्राह्मणों की रिवायात को चैलेंज कर दिया था। जवाब में उन्होंने जबान, मंतक और इल्म के मैदान में नई बुलंदियों को छुआ। ब्राह्मणों को इस बात का आइडिया हो गया कि जो शख्स भी हमारे सीक्रेट टेक्स्ट, हमारी होली बुक्स, हमारे रूहानी कलाम को लोगों को समझा सकेगा ना, उसी के पास पावर होगी। और यहीं पर एक कमाल के और ब्रिलियंट थिंकर का जन्म हुआ जिन्हें कहा जाता है पनीनी। पनीनी ने संस्कृत ग्रामर का निजाम बनाया जो आज भी हैरान कुन हद तक पेचीदा और मुकम्मल माना जाता है। उनके बाद एक नए स्कूल ऑफ थॉट का आगाज हुआ जिसे न्याय कहा जाता है। इसका आगाज किया एक और जबरदस्त थिंकर ने जिनका नाम था गौतमा। उन्होंने इल्म हासिल करने का एक 5 स्टेप क्लियर पाथ बताया। याद रखें दोस्तों, ये सब निजाम सिर्फ बहसबाजी के लिए नहीं थे, बल्कि दे सर्व्ड अ सर्टेन डेफिनेट पर्पस। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंडियन फिलॉसफी और हिंदुइज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो है संसारा, यानी कि बार बार साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से छुटकारा हासिल करना। लिहाजा ये जो सारे सिस्टम थे ना, ये इसी रूहानी निजात के रास्ते की निशानदेही कर रहे थे। ऐसे में नॉलेज का एक और सिस्टम वजूद में आया जिसे वैशेषिका कहा जाता है। वैशेषिका ने रियलिटी यानी हकीकत के 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात की, जिसमें पहला है सब्सटेंस, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा एक्शन, चौथा यूनिवर्सैलिटी, पांचवा पर्टिकुलैरिटी, छठा इनहेरेंस और सातवां एब्सेंस। देखिए बुक बडीज, इन सब नॉलेज सिस्टम्स की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, वो ये कि ये जो सारे स्कॉलर्स थे ना, ये आपस में बहसबाजी में जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि ये लोग ट्रूली नॉलेज के जरिए, विजडम के जरिए, इल्म के जरिए, हिकमत के जरिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हासिल करना चाहते थे। इनका अल्टीमेट पर्पस था कि इल्म के जरिए रूहानी निजात हासिल कर ली जाए। जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी डेवलप होती गई, मैच्योर होती गई, ये नॉलेज सिस्टम्स आगे बढ़ते गए। इन आइडियाज ने ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने के नए तरीके निकालना शुरू किए। इनमें से 2 रिमार्केबल तरीके ऐसे हैं जिन्होंने अगेन सारी इंडियन सोच को, इंडियन फलसफे को बदल के रख दिया। इनमें से पहला है योगा और दूसरा है वेदांता। योग महज सिर्फ जिस्मानी मश्क नहीं, बल्कि जहन की हरकत को काबू में लाने का फन है। योगा का जो ओरिजिन है ना, यानी कि उसका जो आगाज है, वो इंडिया के जो अर्लीस्ट स्पिरिचुअल सीकर्स थे उनसे जुड़ता है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि आपकी अटेंशन जितनी डिसिप्लिन होगी, आप ट्रूथ यानी सच्चाई और हकीकत के उतने ही करीब हो जाएंगे। योगा के जो मेथड्स हैं ना, वो आपको इंसानी जहन के बारे में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज सिखाते हैं। योगा के अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पुरुष। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर दरअसल एक मुशाहिदा करने वाला शऊर यानी कि पुरुष मौजूद है, जो हर चीज को देखता है,
मगर खुद कभी नहीं बदलता। यहीं पर एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है संख्या। संख्या ने साबित किया कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है ना, उसकी दो साइड्स हैं। एक है प्योर अवेयरनेस यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे पुरुष कहा जाता है, इसे आप आत्मा भी कह सकते हैं। और दूसरी साइड है प्रकृति यानी कि मादा या फिर मैटर। संख्या के मुताबिक पुरुष और प्रकृति यानी कि आत्मा और मादा अलग अलग चीजें। ये वही डुअलिज्म है जिसके बारे में डेकार्ट भी बात करता है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी को क्या पता था कि उसकी तारीख में एक ऐसा ब्रिलियंट और कमाल का फिलोसोफर आएगा जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को तबाह बर्बाद कर देगा, उल्टा कर देगा। मैं बात कर रहा हूं आदि शंकर आचार्य की। आदि शंकरा ने अद्वैत वेदांत के जरिए इस डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। उनका कहना था कि रियलिटी दो हिस्सों में नहीं बल्कि एक ही हिस्से पे मुश्तमिल है, जो कि है प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे उन्होंने ब्रह्मन का नाम दिया। इसको ना आपने ब्राह्मा से कंफ्यूज करना है और ना ब्राह्मण कास्ट से। इसको आप अल्टीमेट रियलिटी भी कह सकते हैं। अद्वैत वेदांत के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो ब्रह्मन है ना, इट इज फॉर्मलेस, इन्फिनिट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग रियलिटी। इंडियन फिलोसफी की तारीख में 11 सितंबर 1893 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये वो दिन था जब शिकागो के मजहबी इजलास में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने हिंदुस्तानी फलसफे को ऐसे अंदाज में पेश किया कि पूरा हॉल उठ खड़ा हुआ। ये वो लम्हा था जब वेस्ट ने इंडियन फिलोसफी को यूनिवर्सल माना। आज इंडियन फिलोसफी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। इसमें कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज होती हैं, डॉक्टरेट्स होते हैं। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि क्या आज का मॉडर्न इंडियन इन फिलोसफीज की डेप्थ को समझता है, या फिर वो भी रिवायात और रसूमात का शिकार होकर रह गया। क्योंकि याद रखें दोस्तों के फलसफा चाहे जितना ही पावरफुल और तगड़ा हो, लेकिन अगर उसका मानने वाला अकीदा परस्ती और तोहम परस्ती का शिकार है तो वो फिलॉसफी किसी काम की नहीं। ऐसे में एज अ पाकिस्तानी मेरा इंडियन ऑडियंस से सवाल यह है कि क्या आप इंडियन फिलॉसफी की कमाल की हिकमत और विजडम को अपनाए हुए हैं, या फिर आप भी मजहब परस्ती का शिकार है। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।